पेंशन का पेंच। जी हां, जब से सरकार ने पेंशन की नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, तब से हर कोई इसी कैलकुलेशन में लगा है कि ये नई स्कीम कैसे फायदेमंद होगी। जो पुरानी स्कीम पहले चली आ रही थी एनपीएस, क्या उससे बेहतर है? ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 से पहले थी, क्या उससे बेहतर है? तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस तीन स्कीम में अंतर क्या है। अंतर का सबसे पहला पैमाना लेते हैं पेंशन की गारंटी। जी हां, जिस पेंशन की गारंटी की बात की जा रही थी, मांग की जा रही थी, सरकार ने उस पेंशन की गारंटी देने का ऐलान कर दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। इसमें यह कहा गया है नई स्कीम में कि आपको कम से कम 50% तो पेंशन मिलेगी, 50% से ज्यादा भी मिल सकती है। लेकिन 50% किस चीज का? तो 50% आपको आपकी जो बेसिक सैलरी रही है, औसत मासिक बेसिक सैलरी, यानी जिस दिन आप रिटायर कर रहे हैं उससे पिछले के 12 महीने में आपको जितना सैलरी मिली है उसका बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा और उस औसत मासिक बेसिक सैलरी का कम से कम 50% आपको पेंशन मिलेगा। इस बात की गारंटी नई स्कीम के तहत होगी। कम से कम बोल रहा हूं, अगर शेयर मार्केट की हालत ज्यादा अच्छी रही, रिटर्न बेहतर हुआ, तो यह पेंशन की रकम बढ़ सकती है। लेकिन शर्त है कि कम से कम 25 साल की नौकरी आपकी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे 25 साल से कम है तो क्या होगा? तो 25 साल से कम है तो 10 साल तक की नौकरी अगर है, 25 साल जितना कम होगा उसी हिसाब में ये 50% वाली रकम जो है वो उसकी गारंटी कम होती जाएगी। अब कहें कि इससे पहले क्या था, तो एनपीएस, इसके तहत कोई गारंटी थी ही नहीं पेंशन की गारंटी। हाँ, 2004 से पहले जो ओपीएस थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, वहां पे गारंटी थी। हालांकि वो गारंटी अलग थी। गारंटी अलग इस मायने में थी कि वहां पर यह था कि जितना आप आखिरी महीने की सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, ले रहे हैं रिटायर होने से पहले, उसमें बेसिक सैलरी और डीए को दोनों को जोड़ दिया जाए। जो रकम आएगी उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, यूपीएस में कह रहे हैं मिनिमम पेंशन, यहां कह रहे हैं सिर्फ 50%, यानी ये 50% से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहां पे 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल तय है। वहां पे कम से कम 25 साल की नौकरी होनी चाहिए, यहां पे कम से कम 20 साल की नौकरी होनी चाहिए। ये एक अंतर है ओपीएस और यूपीएस में। अब आगे आपको सुलझाते हैं मामला, वो है कंट्रीब्यूशन का। जी हाँ, कंट्रीब्यूशन भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, वहां पे सरकार ने कहा है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। चूंकि एनपीएस के तहत सरकार 14% कंट्रीब्यूशन देती थी और कर्मचारी को 10% देना पड़ता था। अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार 14% नहीं, 18.5% कंट्रीब्यूशन देगी और कर्मचारी 10% देते थे, अभी भी 10% देंगे। लेकिन ओपीएस देखें तो ओपीएस का मामला बिल्कुल अलग था। ओपीएस के तहत कर्मचारी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ सरकार ही वहन करती थी पूरा खर्चा। ये इसकी खासियत थी। अब आप आइए अगले हिस्से में, वह है मिनिमम पेंशन। जी हाँ, मिनिमम पेंशन का मतलब यह हुआ कि कम से कम कितना पेंशन मिल जाएगा। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये रखी गई है, अगर आपकी सैलरी, आपकी नौकरी कम से कम 10 साल की हो चुकी है तो। एनपीएस के तहत मिनिमम पेंशन का प्रावधान था ही नहीं। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 से पहले की थी, उसके तहत मिनिमम पेंशन 9,000 थी, नई में 10,000 है, ओल्ड पेंशन स्कीम में 9,000 थी। यहाँ पे 10 साल की नौकरी की शर्त थी, यहाँ भी 10 साल की नौकरी वाली शर्त बरकरार है। अब आइए, अब एक अगला मुद्दा है, वह है फैमिली पेंशन। किसी पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है, अगर आश्रित रहते हैं तो उनको भी फैमिली पेंशन मिलती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन धारक थे, जितना आखिरी पेंशन उठाते थे उसका 60% उनको मिलता था, उनकी फैमिली को। अब एनपीएस में ये प्रावधान नहीं था। यूपीएस में प्रावधान फिर से वापस ला दिया गया है, वहां भी फैमिली पेंशन 60% मिलेगी आखिरी पेंशन का, जैसा कि ओपीएस के तहत मिलता था। तो यहाँ पे ओपीएस और यूपीएस दोनों एक समान है। अब आप आगे आइए, वह है एक मुश्त रकम। जी हाँ, जब कोई रिटायर करता है तो लोग कहते हैं अच्छी खासी रकम मिली होगी, तो लमसम अमाउंट जो है वो मिलती है। तो वो एनपीएस के तहत तो कुछ ऐसा प्रावधान था ही नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम और यूपीएस में दोनों मिलेगी, लेकिन यूपीएस में शर्त अलग है। यूपीएस जो नई स्कीम है उसमें यह कहा गया है कि आप एक महीने की जो मासिक बेस सैलरी है, उस मासिक सैलरी का 10वां हिस्सा आपको मिलेगा हर 6 महीने की नौकरी पर। यानी 6 महीने की नौकरी की अवधि के बराबर एक मासिक सैलरी का 10वां हिस्सा, फिर 6 महीने की नौकरी के बराबर एक मासिक सैलरी का 10वां हिस्सा, ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक मुश्त रकम ऐसे आपको मिलेगी। ग्रेचुटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेचुटी आपको मिलेगी।
ये एकमुश्त रकम मिलने के साथ ही मिनिमम पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओपीएस के तहत क्या था? ओपीएस के तहत मामला अलग था। ओपीएस के तहत ये था कि एम्प्लॉय ने अपनी नौकरी के दौरान जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है पेंशन में, सारे कंट्रीब्यूशन ब्याज समेत उसको मिल जाते थे, इसलिए मोटी रकम मिलती थी। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का 100% ओपीएस के तहत एक मुश्त रकम के तौर पर मिल जाती थी। ग्रेच्युटी भी मिलती थी, और उसमें एक और प्रावधान था ओपीएस में कि एम्प्लॉय चाहे तो अपने 40% यानी 40% तक पेंशन को एनकैश कर सकता था। तो ये एक व्यवस्था यहाँ पे थी। हालांकि अंतर कुछ और है और आपको दिखाते हैं। वह महंगाई भत्ता, तो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन धारकों को भी महंगाई भत्ता मिलती थी। महंगाई भत्ता डियरेंस रिलीफ के तौर पे मिलता था, डीआर। एनपीएस में प्रावधान नहीं था और यूपीएस में डीआर को फिर से वापस ला दिया गया, यानी डीआर के मोर्चे पे ओपीएस और यूपीएस एक समान हो गया। महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन की रकम बढ़ जाएगी, ये सुनिश्चित हो गया है। अब आप आइए, आपको दिखाते हैं वीआरएस। बहुत सारे लोग वीआरएस लेते हैं, तो वीआरएस लेने पे क्या होगा? तो जो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ रहे हैं तो उनमें यह कहा गया है कि आप वीआरएस ले लीजिए, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो आपको इस स्कीम के तहत यानी यूपीएस के तहत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। एनपीएस के तहत ऐसा कोई प्रावधान था नहीं, लेकिन ओपीएस में प्रावधान यह था कि अगर आप वीआरएस लेते हैं तो आपकी जो बेसिक सैलरी है और डीए है आखिरी सैलरी, उसका बेसिक सैलरी और डीए का 50% आपको तत्काल दे दिया जाएगा। कम से कम 20 साल की नौकरी आपकी हो गई है तो ये वीआरएस के तहत प्रावधान किया गया था। तो यहाँ भी दोनों में अंतर है, ओपीएस और यूपीएस में, जो अंतर आपको दिखा दिया मैंने। अब आइए कि कई लोग पूछ रहे हैं कि ये यूपीएस किन किन पे लागू होगा। कुछ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम पे लागू होगा क्या। कोई बैंक के कर्मचारी फ़ोन कर रहे हैं कि हम पे लागू होगा क्या। कुछ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं। तो बता दूं कि अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो लागू होने की संभावना है। शर्त सिर्फ ये है कि आपकी राज्य सरकार इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दे, जैसे कुछ राज्यों ने करना शुरू भी कर दिया है। अगर राज्य सरकार चाहती है तो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नई स्कीम लागू होगी। लेकिन अगर आप सरकारी बैंक में काम करते हैं, अगर आप सरकारी कंपनियों में काम करते हैं, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम हूबहू लागू नहीं होगी, क्योंकि इन लोग संस्थाओं के अपने अपनी पेंशन स्कीम होती है। अब सवाल उठता है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं तो ये स्कीम आप पे लागू नहीं होगी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब देखिए इस नई स्कीम की खासियत क्या है, देख लीजिए। वो खासियत ये है कि ये जो नई स्कीम है, ऐलान तो हो गया है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 यानी अगले कारोबारी साल से लागू होगी। हालांकि ऐसा नहीं कि अभी आप नौकरी कर रहे हैं या रिटायर कर रहे हैं तो आपके लागू नहीं होगी, बताते हैं क्यों। ये ऐसा है कि जो लोग एनपीएस में शामिल हो चुके हैं वो भी चाहें तो इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कब तक शामिल होना है इसकी कोई आखिरी तारीख नहीं, आप चाहें तो आराम से तसल्ली से तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, इस वीडियो को देखिए, फिर सोचिए, फिर फैसला लीजिए। दूसरा ये कि जो लोग एनपीएस के तहत शामिल हो चुके हैं लेकिन 2004 के बाद शामिल होने के बाद रिटायर भी हो गए कुछ लोग, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि वो अपने आप को ठगा महसूस ना करें। अगर आप एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं तब भी आप नई स्कीम को चुन सकते हैं। शर्त यह है कि नई स्कीम को चुनेंगे तो आपके ऊपर एरियर बनेगा, उस एरियर का भुगतान भी सरकार करेगी। जो पीपीएफ का ब्याज दर है उस ब्याज दर के साथ सरकार भुगतान करेगी, तो आप भी बिल्कुल फायदे में अगर चाहते हैं नई स्कीम में आना। तो एक और बात कि रिटायर कर्मचारियों को एरियर के साथ तो मिल ही जाएगा, तो उनको भी नई स्कीम का फायदा यहाँ पे मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो पेंशन का पूरा पेज जो है मैंने आपके सामने सुलझा दिया है, तो अब कोई दुविधा आपके अंदर रहेगी नहीं।